आज की क्लास में तुम्हारा फिर से स्वागत है। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो गॉस थ्योरम चल रहा है। उसमें गॉस के अनुप्रयोग में कल पढ़ाया था। आज उसी श्रृंखला में फिर आगे पढ़ाते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चित्र मैंने पहले से बना रखा है, जिसमें एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसकी लंबाई L है, जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है। इस तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। पुनः फिर समझ लो, अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है। इस तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए थोड़ी सी हम कल्पना करते हैं। वो कल्पना क्या है कि इसके चारों ओर R त्रिज्या का एक बेलन बनाते हैं। ये मैंने बनाया है, देखिए R त्रिज्या का एक बेलन बनाया है। अब इसमें 3 पृष्ठ हो गए। जैसे मैं आपको ये बता दूं, ये हमारा एक बेलन है, जिस तरह ये देख लीजिए। इसमें 3 पृष्ठ हो गए। एक पृष्ठ तो 3 पृष्ठ हो गए। इसमें एक पृष्ठ ये हो गया, दूसरा पृष्ठ ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो उसी सीधे तार के चारों ओर एक बेलन की की गई है कल्पना, जिसमें 3 पृष्ठ, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, पहला पृष्ठ S1, दूसरा पृष्ठ S2 और तीसरा पृष्ठ ये राउंड वाला। अब पहले पृष्ठ पर एक बिंदु P1 है, ठीक है, जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल भी dA है। इसी तरह पृष्ठ S2 पर भी एक बिंदु P2 है जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल भी dA है। और इसके जो चारों ओर पृष्ठ है उस पर एक बिंदु P है जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल भी dA है। अच्छा, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, जहां दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा बराबर 0, अर्थात दोनों परस्पर समांतर है। यहाँ देखिए S1 पर जो बिंदु P1 है उस पर जो क्षेत्रफल अवयव dA है, यानी पृष्ठ की जो दिशा है वो ऊपर की ओर है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा इस सीधे है, अर्थात जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसी तरह पृष्ठ S2 पर जो बिंदु P2 है उसके सूक्ष्म क्षेत्रफल dA की दिशा नीचे की ओर, लेकिन विद्युत क्षेत्र E की दिशा इसके लंबवत ये है। इस तरह इस एक समान सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें पूरे बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम शुरुआत करते हैं। अतः संपूर्ण बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे, इसको निकालेंगे। पहले जैसे मान लीजिए, जैसे 3 है, S1, S2 और S, तो इन तीनों पर जो जैसे ये सूक्ष्म अवयव P1, P2 और P3, इन तीनों अवयवों के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको कैसे निकालेंगे, d phi E। ज्ञात करने के लिए तीनों बिंदुओं से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे, P1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस P2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स।
इसको हम लिख सकते हैं डी फाई ई, इसको लिख दें हम फाई 1 डी फाई 1 डी फाई 2 प्लस डी फाई 3, डी फाई डैश कर दें इसको। चलो, इसका मतलब क्या होगा, डी फाई ई डी फाई बराबर, अब देखिए S1 इससे निकालेंगे तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, इसी तरह इससे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब एंगल लगाइए, वेक्टर ई डॉट डी ए कॉस थीटा 1 प्लस वेक्टर ई इंटू डी ए कॉस थीटा 2 प्लस ई डी ए कॉस थीटा। अब वैल्यू लगानी है, देखिए ये थीटा 1 हमारा 90 डिग्री है, मैंने अलग अलग लिया है, थीटा 2 भी 90 डिग्री है, लेकिन थीटा हमारा क्या है 0, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 90 प्लस ई डी ए कॉस 90 प्लस ई डी ए कॉस 0, तो डी फाई ई 0 प्लस 0 प्लस ई डी ए, और कॉस 0 का मान क्या होता है ए, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक है, अब ये हमने पूरा बेलन लेके बात करी और सारी कहानी बिंदु पी पर आकर सिमट गई। तो अब हमारा क्या रह जाता है, अतः संपूर्ण बेलन के पृष्ठ के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वही समाकलन करने पर फाई ई होल इंटीग्रल ई इंटू डी ए, ठीक है, फाई ई बराबर ई ए डी ए। बेलन डी ए का मतलब क्या है, होल इंटीग्रल डी ए का मतलब क्या है, बेलन का पृष्ठ क्या होता है, फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, बेलन का पृष्ठ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु फाई ई क्या होगा गॉस की प्रमेय से, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यहाँ लिख देंगे हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ से ई का मान निकालें तो क्या बन जाएगा, ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर इंटू एल। ठीक है, यहाँ से ई की वैल्यू निकालने से नीचे आ जाएगा, परंतु क्यू बराबर क्या होगा, मैंने पढ़ाया था, फिर मैं पुनः याद दिला रहा हूँ, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व।
तो यह कौन सी बात चल रही है? रेखीय आवेश घनत्व। तो Q बराबर लैम्डा इंटू एल, रेखीय आवेश घनत्व गुणा लंबाई। तो यहाँ Q की वैल्यू लगा देंगे, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा इंटू एल बटे आर एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटे आर, न्यूटन प्रति कूलम। सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटे आर, और आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तारे के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीनों पॉइंट में समझा दिए, निकालना केवल इसी के कारण है, लेकिन समझना जरूरी था। अब दूसरा टॉपिक इसमें अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो पहले पढ़ा था वो सीधा तार था। ये अनंत विस्तार की एक समतल चादर प्लेट है जिसके निकट एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। चित्र है, एक समतल चादर प्लेट है जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है जो कि उस पर एक समान रूप से वितरित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसी की तरह एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसके अपोजिट साइड में उतनी दूरी यानी r दूरी पर एक दूसरे बिंदु Q की हम कल्पना करते हैं। इन दोनों बिंदुओं को लेके एक बेलन की कल्पना हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसी की तरह मैंने अभी बताया था पहले, तो उसमें ये सीधा तार था, 3 पृष्ठ थे, 1 2 3 ऐसे। इसमें भी वही कल्पना कर रहे हैं हम। देखिए, एक बेलन बन गया, इसमें भी 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ और ये तीसरा पृष्ठ। तीनों ही पृष्ठों के कारण वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो उसी तरह जैसे सीधे तार के लिए 3 पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स निकाला था, और इसमें भी उसी तरह से हम निकालेंगे। तो ठीक है, अब लिखते हैं, अतः अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीनों ही पृष्ठ, इस पर P, इस पर Q और इसके ऊपर S। अतः इस बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d∅e। अब सीधा सीधा लिखूंगा मैं, P प्लस Q प्लस S से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बराबर d∅e। देखिए, P से गुजरने वाला वही सूक्ष्म क्षेत्र में dA, तो वेक्टर E डॉट वेक्टर dA प्लस Q से गुजरने वाला वही E वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब इससे क्या होगा आप बता दीजिए। इनके बीच में एंगल कितना है? देखिए, DA और E के बीच में 90 डिग्री है, तो DA cos 90 हो जाएगा। D तो cos 90 में 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। अतः d∅e बराबर
टू डायरेक्ट कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको कर सकते हैं टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, डी फाई ई टू ई डी ए कॉस थीटा। अतः वही तरीका, अतः संपूर्ण पृष्ठ से, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे, क्या करना पड़ेगा, वही समाकलन करने पर। फाई ई टू ई डी ए, ये जाएगा फाई ई बराबर टू ई इंटू ए, बट फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, रख दीजिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो टू ई इंटू ए। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई बराबर 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए। लेकिन फिर वही क्यू का मान, परंतु यहाँ क्यू बराबर क्या होगा, यहाँ क्या है, एक समतल चादर प्लेट है जिसका क्षेत्रफल है। तो क्यू निकालने के लिए सिग्मा इंटू ए, ठीक है। इसलिए ई बराबर वैल्यू लगा दीजिए 1/2 सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन जीरो ए। तो क्या ए से कट जाएगा, ई बराबर 1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम्ब। अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण निकाल ली और एक समतल चादर के कारण निकाल ली, ठीक है, अंतर समझ में आ गया। इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ाएंगे दो समतल चादरों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी एक समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि वीडियो को कंटिन्यूस पढ़िए, पूरा पढ़िए, तभी समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।